स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। और आज का जो हमारा टेस्ट है वह है चौथे नंबर का। इससे पहले हमने 3 टेस्ट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उसे ना देखा हो तो आप उसे जाके देख लीजिए। और आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण अपनी पुस्तक इक्वालिटी में किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया आर.एच. टोनी के द्वारा। आर.एच. टोनी के द्वारा समानता का व्यवस्थित विश्लेषण इनकी पुस्तक इक्वालिटी में किया गया। नेक्स्ट है, टोनी के अनुसार व्यक्तियों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति नहीं है। टोनी के अनुसार व्यक्तियों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति में कार्य के विभाजन की प्रवृत्ति होती है, यह गलत है टोनी के अनुसार। तो ऑप्शन डी हमारा होगा। देखिए, टोनी ने व्यक्तियों की जो प्रवृत्ति बताई है वह बतलाई है, प्रत्येक व्यक्ति में सोचने की क्षमताएं होती हैं, व्यक्ति को अपने कार्य में व्यस्त होने की प्रवृत्ति होती है, और प्रत्येक व्यक्ति में कार्य विशिष्टता से जो कार्य है वह विशिष्टता से करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो प्रत्येक व्यक्ति में कार्य की विभाजन की प्रवृत्ति होती है, यह टोनी के द्वारा नहीं बतलाई गई है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन संदर्भों में आदर्श मेरिटवाद के आधार पर समानता का समर्थन किसने किया? तो आदर्श मेरिटवाद के आधार पर समानता का समर्थन किया है बेल ने। ऑप्शन सी सी होगा हमारा। बेल ने समकालीन संदर्भों में आदर्श मेरिटवाद के आधार पर समानता का समर्थन किया है। अगला है, न्याय की परंपरागत विचारधारा के अनुसार न्याय का अर्थ है। तो न्याय के परंपरागत विचारधारा के अनुसार न्याय का अर्थ है सत्य बोलना तथा अपना ऋण चुका देना। ऑप्शन बी, जो कि सिपालत के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, सोफिस्ट विचारधारा के अनुसार न्याय से अभिप्राय है। तो सोफिस्ट विचारधारा के अनुसार जो न्याय है वह है शक्तिशाली का हित साधन है। ऑप्शन सी, थ्रेसी मेकर्स का यह कथन है, शक्तिशाली का हित साधन है। नेक्स्ट, न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन एक नैतिक सिद्धांत के रूप में किसने किया है? न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन नैतिक सिद्धांत के रूप में किया है प्लेटो ने। नेक्स्ट है, अरस्तु ने न्याय के किस रूप को स्वीकार किया है? तो अरस्तु ने न्याय के वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय, इन दोनों रूपों को स्वीकार किया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऑगस्टाइन ने न्याय की विवेचना किस संदर्भ में की है? ऑगस्टाइन ने न्याय की विवेचना किस संदर्भ में की है? तो ऑगस्टाइन ने न्याय की विवेचना परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य, इन तीनों के संदर्भ में ही की है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। किसने कहा कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं? यह कथन है ऑगस्टाइन का। किसका कथन है कि जिस सभा न्यायालय में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं? तो यह बात करते हैं मनु। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण किस विद्वान ने कहा है? तो न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण कहा है कौटिल्य ने। कौटिल्य ने न्यायालय का कौन सा प्रकार बतलाया है? तो कौटिल्य के द्वारा न्यायालय के प्रकार बतलाए गए हैं धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला है, सालमंड के अनुसार न्याय का कौन सा प्रकार नहीं है? तो सालमंड ने भौतिक न्याय की बात नहीं की है। सालमंड बात करते हैं प्राकृतिक या नैतिक न्याय की, वैधानिक न्याय की और निजी न्याय की। सालमंड भौतिक न्याय की बात नहीं करते। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, सामाजिक न्याय हेतु भारतीय संविधान में कौन सा उपबंध बनाया गया है? तो सामाजिक न्याय हेतु भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 15 और 16, इन सभी को सामाजिक न्याय हेतु बनाया गया है। 17, 15, 16 और 46। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है, राज्य अथवा सरकार द्वारा सार्वजनिक नौकरियों में हरिजन, पिछड़ी जातियों तथा कबीलों को उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अगला है, कौन सा न्याय गरीबों, असहायों और निराश्रितों को सस्ता व सरल न्याय उपलब्ध कराता है? तो वह है सामाजिक न्याय। लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना व सुरक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? तो लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 38 में। ऑप्शन डी। अगला है, काम पाने तथा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो काम पाने और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार
दिया गया है अनुच्छेद 41 में। अगला है सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार न्याय के किस रूप के अंतर्गत आता है? तो सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। अगला है पॉलिटिकल थ्योरी किसकी पुस्तक है? तो पॉलिटिकल थ्योरी है अर्नाल्ड ब्रेचट की। ऑप्शन ए अर्नाल्ड ब्रेचट की पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानूनी न्याय प्राप्ति के साधनों का वर्णन किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में किया है? तो कानूनी न्याय के प्राप्ति के साधनों का वर्णन लास्की ने अपनी पुस्तक में किया है। राजनीति के मूल तत्व किसकी पुस्तक है? तो राजनीति के मूल तत्व यह पुस्तक है लास्की की। अगला प्रश्न है न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांतों को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु किस विद्वान ने स्वीकार किया? तो न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांतों को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु स्वीकार किया है नॉजिक ने, रॉबर्ट नॉजिक ने। ऑप्शन डी सी रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांतों को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु माना है। नेक्स्ट है रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के किन दो सिद्धांतों में अंतर किया है? तो रॉबर्ट नॉजिक ने ऐतिहासिक और साध्यमूलक सिद्धांत में अंतर किया है। रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के ऐतिहासिक और साध्यमूलक सिद्धांत के मध्य अंतर किया है। न्याय का अधिकारिता सिद्धांत किस विचारक द्वारा दिया गया? तो न्याय के अधिकारिता सिद्धांत की बात करते हैं रॉबर्ट नॉजिक। नेक्स्ट है नॉजिक के अधिकारिता सिद्धांत का प्रकार नहीं है। तो नॉजिक के अधिकारिता सिद्धांत का प्रकार नहीं है न्यायपूर्ण अधिगमन का सिद्धांत। न्यायपूर्ण अधिगमन का सिद्धांत यह नॉजिक के अधिकारिता सिद्धांत से संबंधित प्रकार नहीं है। देखिए नॉजिक के अधिकारिता सिद्धांत के संबंधित जो प्रकार है वह है न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत, न्यायपूर्ण अधिग्रहण का सिद्धांत और अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत। अधिगमन का सिद्धांत नॉजिक के अधिकारिता सिद्धांत का प्रकार नहीं है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है औपचारिक न्याय का तात्पर्य है। औपचारिक न्याय का तात्पर्य है संविधान और लिखित कानूनों के अनुसार न्याय। संविधान और लिखित कानूनों के अनुसार न्याय औपचारिक न्याय का तात्पर्य है। नेक्स्ट है तात्विक न्याय की धारणा न्याय की किस रूप से जुड़ी है? तो तात्विक न्याय की धारणा जुड़ी है सामाजिक न्याय से। नेक्स्ट है जॉन रॉल्स ने किस संघर्ष के समाधान के लिए न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो जॉन रॉल्स ने अमेरिका में श्वेतों व अश्वेतों के मध्य संघर्ष के लिए मध्य समाधान के लिए जो न्याय का सिद्धांत है वह प्रस्तुत किया है। ऑप्शन बी। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस यह पुस्तक है जॉन रॉल्स की। अगला है रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ये प्राथमिक वस्तुएं हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय की जो समस्या है वह प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। तो ये प्राथमिक वस्तुएं हैं अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा अवसर, आय, संपदा तथा आत्मसम्मान, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ। इन नियम को रॉल्स ने किस नियम का नाम दिया है? हीनतम स्थिति वालों लोगों को अधिकतम लाभ, यह जो नियम है इस नियम को रॉल्स ने कौन सा नाम दिया है? तो ये क्षतिपूर्ति का नाम देते हैं। हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ को क्षतिपूर्ति न्याय की नियम की बात करते हैं जॉन रॉल्स। अगला है किसने कहा कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है? तो यह बात करते हैं बोसांग के। नेक्स्ट है अधिकार का आधार क्या है? तो अधिकार का आधार है सामाजिक मान्यताएं। ऑप्शन बी। अगला है अधिकार का आवश्यक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अधिकार का आवश्यक तत्व अधिकार प्राकृतिक होते हैं, यह नहीं है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अधिकारों को मनुष्य की प्रकृति का अंग किसने कहा? तो अधिकारों को मनुष्य की प्रकृति का अंग कहा है डॉक्टर आशीर्वादम ने। डॉक्टर आशीर्वादम ने अधिकारों को मनुष्य की प्रकृति का अंग माना है। अगला है किसने कहा है कि राज्य का जन्म होने पर प्राकृतिक अधिकार समान इच्छा में परिवर्तित हो गए? यह किसका कथन है कि राज्य का जन्म होने पर प्राकृतिक अधिकार समान इच्छा में परिवर्तित हो गए? यह कथन है रूसो का। नेक्स्ट है वैधानिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक नहीं है। वैधानिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक नहीं है। तो सीसरो वैधानिक अधिकार के समर्थक नहीं है। बाकी बेंथम, हीगल और हालैंड ये तीनों जो हैं यह वैधानिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है ये वैधानिक अधिकार सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का मापदंड है। तो वैधानिक अधिकार सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का मापदंड राज्य के कानून है। अगला है अधिकारों के किस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की उपज है? अधिकारों के किस सिद्धांतों के अनुसार जो अधिकार हैं वह इतिहास की उपज हैं? तो ये ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार
जो अधिकार हैं वह इतिहास की उपज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याण अधिकार सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोक कल्याण अधिकार सिद्धांत को जाना जाता है उपयोगितावादी सिद्धांत के नाम से। उपयोगितावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है लोक कल्याण अधिकार सिद्धांत को। बेंथम और मिल ने अधिकारों की कसौटी किसे माना? बेंथम और मिल ने अधिकारों की कसौटी माना है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को माना है बेंथम और मिल ने अधिकारों की कसौटी। अगला है, अधिकारों का सर्वाधिक संतोषजनक सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो अधिकारों के सर्वाधिक संतोषजनक सिद्धांत जो है वह है आदर्शवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने अधिकारों को मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक माना? किसने अधिकारों को मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक माना है? तो यह ग्रीन ने माना है, टी.एच. ग्रीन ने अधिकारों को मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक माना है। अगला है, अधिकारों के किस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना है? अधिकारों के किस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का उद्देश्य है आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना? तो यह आदर्शवादी सिद्धांत का उद्देश्य है। आदर्शवादी सिद्धांत का उद्देश्य है अधिकारों के अनुसार आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना। अगला है, किसका कथन है कि लोकतंत्र सबसे गरीब, सबसे अज्ञानी और सबसे अयोग्य शासन व्यवस्था है? यह किसका कथन है कि जो लोकतंत्र है वह सबसे गरीब है, सबसे अज्ञानी है, वह सबसे अयोग्य शासन व्यवस्था है? तो यह कथन है लेकी का। लेकी का कथन है लोकतंत्र सबसे गरीब, सबसे अज्ञानी और सबसे अयोग्य शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में किसने देखा? तो लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में देखा मैकाइवर ने। अगला प्रश्न हमारा है, गार्नर के अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तों में सम्मिलित नहीं है। गार्नर के अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो राजनीतिक व्यवहार सम्मिलित नहीं है। गार्नर के अनुसार लोकतंत्र के 4 पूर्व शर्तों में राजनीतिक व्यवहार सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जॉन बाल्के के लोकतंत्र की 3 सूत्रीय वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। जॉन बाल्के के लोकतंत्र के 3 सूत्रीय वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो जनता की भूमिका जो है वह जॉन बाल्के के लोकतंत्र के 3 सूत्रीय वर्गीकरण है उसमें सम्मिलित नहीं है। जॉन बाल्के के लोकतंत्र की जो 3 सूत्रीय हैं वर्गीकरण है वह है न्यायी सहायता की भूमिका, सुविधाजनक तटस्थ भूमिका और जिला राज्य अथवा राष्ट्रीय भूमिका। इसमें इन्होंने जनता की भूमिका को सम्मिलित नहीं किया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत किसने दिया है? तो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया है मॉन्टेस्क्यू द्वारा। लोकतंत्र की आत्मा के रूप में समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है? तो लोकतंत्र की आत्मा के रूप में समान इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया है। नेक्स्ट है, किस देश का संविधान उदारवादी लोकतंत्र के राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में उभरा? किस देश का संविधान उदारवादी लोकतंत्र के राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में उभरा? तो अमेरिका का संविधान उदारवादी लोकतंत्र के राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में उभरा। अमेरिका का संविधान। अगला प्रश्न है, सीमित सरकार के विचार को आर्थिक आधार किसने प्रदान किया? तो सीमित सरकार के विचार को आर्थिक आधार प्रस्तुत किया है एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो, इन तीनों ने। ऑप्शन डी ये सभी। अगला है, वयस्क मताधिकार तथा प्रतिनिधि सरकार के विचार किसके द्वारा दिया गया? तो वयस्क मताधिकार तथा प्रतिनिधि सरकार की बात करते हैं मिल। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में नैतिक पक्ष की ओर किस विद्वान ने ध्यान आकर्षित किया है? लोकतंत्र के नैतिक पक्ष की ओर किस विद्वान ने ध्यान आकर्षित किया है? वह है जेस मिल, ऑप्शन ए मिल। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत किसने दिया? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत किसने दिया? तो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत दिया गया है क्लास्की द्वारा। अगला प्रश्न है, क्लासिकल लोकतंत्र के सिद्धांत की मान्यता निम्नलिखित में से नहीं है। यानी परंपरागत लोकतंत्र की सिद्धांत की मान्यता निम्नलिखित में से नहीं है। तो इसमें से नहीं है, सरकार संवैधानिक संयंत्रों से व्यापक है। यह मान्यता क्लासिकल लोकतंत्र की नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों की भूमिका को अकाट्य किसने माना? लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों की भूमिका को अकाट्य माना है मिचेल्स ने। सहमति मूलक लोकतंत्र की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? तो सहमति मूलक लोकतंत्र की अवधारणा का विकास किया गया ऑन लिप
चार्ट के द्वारा ओंट लिप चार्ट के द्वारा लोकतंत्र की सहमति मूलक लोकतंत्र की अवधारणा का विकास किया गया। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत वर्ष 1917 की सोवियत क्रांति तथा वहां स्थापित प्रशासकीय व्यवस्था से प्रतिस्थापित है? तो वह परिवर्तनवादी सिद्धांत है। परिवर्तनवादी सिद्धांत जो है वह वर्ष 1917 की सोवियत क्रांति तथा वहां के स्थापित प्रशासकीय व्यवस्था से प्रतिस्थापित है परिवर्तनवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का प्रकार नहीं है। तो मैक्स वेबर के अनुसार जो आधुनिक शक्ति है यह शक्ति का प्रकार नहीं है। जो व्यक्ति वैधानिकता पर आधारित न हो। देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार जो शक्ति के प्रकार है कानूनी शक्ति, परंपरागत शक्ति और करिश्मावादी शक्ति है। आधुनिक शक्ति की बात मैक्स वेबर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, जो शक्ति वैधानिकता पर आधारित न हो वह क्या कहलाती है? तो जो शक्ति वैधानिकता पर आधारित ना हो वह उत्पीड़न कहलाती है। जो शक्ति वैधानिकता पर आधारित हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो व्यक्ति वैधानिकता पर आधारित है उसे सत्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि शक्ति अज्ञात या अदृश्य हो तो उसे क्या कहा जाएगा? तो यदि शक्ति अज्ञात या अदृश्य हो तो उसे प्रच्छन्न शक्ति कहा जाएगा। अगला, शक्तियों के प्रयोग करने के ढंग में सम्मिलित है। शक्तियों के प्रयोग को करने के ढंग में सम्मिलित है अनुनयन, प्रभुत्व और दंड, ये तीनों। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का तत्व है? तो इनमें से स्वतंत्रता का तत्व कौन सा है? तो देखिए, सामाजिक ढांचे को संगठित रखते हुए व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। उसके बाद है सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता समान हो और स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए कर्तव्यों का पालन होना चाहिए। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों जो है वह स्वतंत्रता के तत्व हैं। और जो चौथा है, स्वतंत्रता बंधनहीन होनी चाहिए, तो यह स्वतंत्रता के तत्व नहीं है। स्वतंत्रता बंधनहीन होनी चाहिए, स्वतंत्रता का तत्व नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में क्या सत्य है? तो स्वतंत्रता के संरक्षण में सत्य है सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, आर्थिक विषमता स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है, कानूनी स्वतंत्रता, कानून जो है वो स्वतंत्रता का, देखिए, आर्थिक विषमता स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है, तो यह नहीं होगा। कानून स्वतंत्रता का मित्र है, यह सही है। राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, तो यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 1, 3 और 4। स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में सत्य है सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, कानून जो है वह स्वतंत्रता का मित्र है और राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। ये स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित सत्य कथन है। तो देखिए, इसे हमें क्या करना है, इसका हमें मिलान करना है। तो मांटेस्क्यू जो है ये स्वतंत्रता वैधानिक प्रक्रियाओं में ही संभव है। मांटेस्क्यू का मानना है कि जो स्वतंत्रता है वह वैधानिक प्रक्रियाओं में ही संभव है। अगले हैं एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में देखते हैं। एडम स्मिथ स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में देखते हैं। मिल ने राज्य का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और बेंथम ने राज्य निर्मित विधियों का महत्ता को बतलाया है। तो मांटेस्क्यू स्वतंत्रता वैधानिक प्रक्रियाओं में ही संभव है, एडम स्मिथ स्वतंत्रता को समृद्धि का संदर्भ में देखते हैं, मिल जो है वह राज्य का सकारात्मक दृष्टिकोण मानते हैं और जो बेंथम है वह राज्य को निर्मित विधियों को महत्व देते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा 2, 1 एंड 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, इनमें सही कथन के समानता अच्छे सामाजिक जीवन का अनिवार्य शर्त है। तो जो समानता है वह अच्छे सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त है। अगला है, समानता के सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। नेक्स्ट, रूढ़िवादी विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता राज्य की देन है, यह गलत है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता सारहीन नहीं है, तो यह भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए, यानी समानता अच्छे सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्तें हैं और समानता के सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया का एक परिणाम है। तो ऑप्शन ए सही होगा, 1 एंड 2। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सामाजिक न्याय की विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय की विशेषता कौन सी है? तो देखिए, जो सामाजिक न्याय व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। सामाजिक न्याय की क्या पूछा है? विशेषता पूछा है। तो जो सामाजिक न्याय है वह व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है।
अगला है सामाजिक न्याय सामाजिक विषमताओं को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक न्याय जो है वह सामाजिक विषमताओं को प्रोत्साहित करता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय गरीबों को सस्ता व सरल न्याय उपलब्ध कराता है, ये सही है। चौथा है सामाजिक न्याय लोगों को समान सामाजिक स्तर प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी होता है 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन डी सही है, 1, 3 एंड 4 ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि हिंदुओं के सभी धार्मिक स्थान हरिजनों पिछड़ी जातियों और कबीलों की प्रवेश हेतु खोल दिए गए हैं, ऑप्शन ए सही है। दूसरा है सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, तो यह बात नहीं की गई है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था, यह भी 25 के अंतर्गत नहीं है। और सभी को रोजगार का समान अवसर, ये भी नहीं। तो केवल एक जो होगा वह हमारा सही ऑप्शन होगा। अब अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदुओं के सभी धार्मिक स्थान हरिजनों पिछड़ी जाति और कबीलों के प्रवेश हेतु खोल दिए गए हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है नौजिक के अधिकारिता सिद्धांत के प्रकार हैं। नौजिक के अधिकारिता सिद्धांत के प्रकार हैं। तो नौजिक के अधिकारिता सिद्धांत के प्रकार हैं, देखिए न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत, अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत और मूलतः न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धांत। न्याय का परिष्कृत सिद्धांत जो है यह नहीं है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 1, 2 एंड 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अधिकार के लक्षण कौन से हैं। तो अधिकार के लक्षण इनमें से कौन से, यह हमें बतलाना है। तो देखिए अधिकार व्यक्ति या व्यक्ति समूह की मांग करता है, अधिकार का आधार सामाजिक मान्यताएं हैं, अधिकार के लिए समानता की आवश्यकता नहीं होती, गलत है। अधिकार सामाजिक हित के लिए बनाए जाते हैं, सही है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है यह हमें बतलाना है। देखिए जो लुडोविसी के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु, तो यह कथन सत्य है। सेकेंड है गांधी के अनुसार लोकतंत्र कमजोर है, तो यह गलत है। थर्ड है बार्कर के अनुसार लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है, तो यह सही है। और वाल्टर वेल के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है, तो यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा 1, 3 एंड 4 ऑप्शन डी। लुडोविस के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ मृत्यु है, बार्कर के अनुसार लोकतंत्र जुगाड़ू का शासन है और वाल्टर वेल के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यहाँ हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो गणराज्यीय स्वतंत्रता, गणराज्यीय स्वतंत्रता की बात करते हैं J.S. मिल। स्मैकवादी समुदाय, स्मैकवादी समुदाय की बात करते हैं डेविड ह्यूम। श्रेणी तंत्र व्यवस्था, श्रेणी तंत्र व्यवस्था की बात की है पीटर क्रॉपटिन ने। और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। गणराज्यीय स्वतंत्रता की बात करते हैं J.S. मिल। स्मैकवादी समुदाय की बात करते हैं डेविड ह्यूम। श्रेणी तंत्री व्यवस्था की बात करते हैं पीटर क्रॉपटिन और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें 2, 1 और 4, 3। तो ऑप्शन हमारा सी होता है ऑप्शन सी 2, 1 और 4, 3। अगला प्रश्न है उदारवादी लोकतंत्र के समर्थकों की मान्यता है। तो उदारवादी जो लोकतंत्र है उसके समर्थकों की क्या मान्यता है। तो देखिए उदारवादी लोकतंत्र के समर्थकों की मान्यता में आएगा राज्य साधन है। उदारवादी लोकतंत्री जो है वह मानते हैं कि जो राज्य है वह क्या है, तो वह साधन है और व्यक्ति साध्य है। राज्य का उद्देश्य युद्ध करना है, तो यह गलत है। ये उदारवादी लोकतंत्र से समर्थकों से संबंधित नहीं है। और चौथा है कि राज्य का कार्य रक्षा करना है, तो ये सही है। तो जो हमारा आंसर सही होगा 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है शक्ति की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। शक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो देखिए शक्ति संबंधात्मक होती है, सही है। शक्ति द्विपक्षीय धारणा होती है, यह भी सही है। और शक्ति का संबंध स्थिति से होता है, तो यह भी सही है। फोर्थ है कि शक्ति दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, तो यह भी सही है। तो यानी हमारे चारों कथन शक्ति से संबंधित विशेषताओं से संबंधित है, शक्ति की विशेषताओं से संबंधित है कि शक्ति संबंधात्मक होती है, शक्ति द्विपक्षीय धारणा होती है, शक्ति का संबंध स्थिति से होता है और शक्ति दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये चारों 1, 2, 3, 4 कथन जो है वह शक्ति की विशेषताएं हैं।
अब देखिए हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें एक में देश दिया गया है, दूसरे में मताधिकार वर्ष दिया गया है। तो जो पहला अमेरिका है, तो अमेरिका में जो मताधिकार दिया गया वह 1919 में दिया गया। भारत में 1947 में, फ्रांस में दिया गया 1945 में और स्विट्जरलैंड में दिया गया 1971 में। अमेरिका में 1919 में, भारत में 1947 में, फ्रांस में 1945 में और स्विट्जरलैंड में 1971 में। तो हमारा ऑप्शन 2, 1, 4, 3 होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नागरिकों के प्रकार कौन से हैं? तो नागरिकों के प्रकार है, देखिए, जन्मजात नागरिक और देशीकरण से नागरिकता प्राप्त नागरिक। तो 1 और 3 हमारा सही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सही का चयन करना है। तो इनमें से जो सही कथन है उनका हमें चयन करना है। देखिए, अर्जेंटीना में नागरिकता संबंधी जन्म स्थान का सिद्धांत प्रचलित है। नागरिकता संबंधी जन्म स्थान का सिद्धांत जो है वह प्रचलित है। और दूसरा कथन है कि देशीकरण एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि भारत में जन्मजात नागरिक और देशीकरण नागरिक में भेद किया जाता है, तो यह गलत है। और चौथा है कि सभी देशों में देशीकरण नागरिक की स्थिति उच्च होती है, तो यह भी गलत है। तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा 1 और 2। यह नागरिकता से संबंधित दोनों कथन सही है कि अर्जेंटीना में नागरिकता संबंधी जन्म स्थान का सिद्धांत प्रचलित है और देशीकरण एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकता की विशेषताएं कौन सी हैं? तो देखिए, भारत में इकहरी नागरिकता एक संघीय विषय में है। नागरिकता जो है वो संघीय विषय में सम्मिलित है और सरल नागरिकता प्राप्ति नहीं है, उदार दृष्टिकोण है। तो हमारा आंसर सही होगा 1, 2 और 4। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा 1, 2, 4। यानी भारतीय नागरिकता की विशेषताएं हैं कि यहाँ इकहरी नागरिकता होती है, नागरिक संघीय विषय में सम्मिलित है और नागरिकता का जो दृष्टिकोण है वह उदार है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन से हैं? तो देखिए, जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम है वह है भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1980 और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। नागरिकता संशोधन अधिनियम है भारतीय नागरिकता संशोधन 1980 और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। तो 1 और 3 हमारा सही है। सो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।